हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटाप। सो इन टुडेस 10 एमसीक्यू अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे पीपीपी से मॉड्यूल ए का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। एंड सिंस जैब एग्जाम बहुत जल्दी पास आने वाला है, तो इट्स अ हाई टाइम कि हम अपनी प्रिपरेशन भी उस तरीके से करें। तो जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, इसमें मिक्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और जो एग्जाम का अब पैटर्न को देखने को मिला ना, वैसे ही एमसीक्यूज हमने डिजाइन किए हैं आपके लिए। तो अगर आप जैब नवंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं ना, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनका एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फाइल को एक्सेस कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को और आसान बनाइए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे मिस्टर रवि हैं, जो कस्टमर हैं एक्स वाई जेड बैंक के। उन्होंने परफॉर्म की फॉलोइंग एक्टिविटीज। उन्होंने डिपॉजिट कराया 5 लाख इनटू हिज सेविंग अकाउंट, लोन लिया 2 लाख का फ्रॉम द सेम बैंक, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखे हैं बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी फॉर अनदर लोन, और इंस्ट्रक्शन दी बैंक को कि वो कलेक्ट करेगा चेक ऑफ 50,000 ऑन हिज बिहाफ। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि जब रवि ने डिपॉजिट कराया 5 लाख बैंक में, तो कैसा रिलेशनशिप क्रिएट हुआ बिटवीन रवि एंड बैंक। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? बैंक डेटर कस्टमर क्रेडिटर, बैंक क्रेडिटर कस्टमर डेटर, बैंक ट्रस्टी कस्टमर बेनिफिशियरी, या बैंक एजेंट कस्टमर प्रिंसिपल। व्हाट विल बी द राइट आंसर हेयर? 5 लाख डिपॉजिट कराए सेविंग अकाउंट में, तो बैंक के पास दिया है ना, तो किसने दिया है? कस्टमर। तो कस्टमर क्या होगा? क्रेडिटर। बैंक क्या होगा? डेटर, जो पैसे संभाल के रखेगा। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे आप पैसे दे रहे हो बैंक के पास, और बैंक उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करता है। और जब आप डिमांड करते हो, आपको डिमांड करनी पड़ती है ना, बैंक आपको देने नहीं आता वो पैसे खुद से। तो आप डिमांड करोगे, लाइक आप एटीएम से विड्रॉ करते हो, ऑनलाइन क्या करते हो, ट्रांजेक्शन्स करते हो। तो डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप क्रिएट हुआ। अगर सेम एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि ही टेक अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम द सेम बैंक, तो रिलेशनशिप क्या हो जाता? अपोजिट हो जाता। क्या होता? बैंक होता क्रेडिटर और कस्टमर होता डेटर। अब लीज फाइनेंसिंग में बोला गया है, जब लेसी इज बेनिफिटेड बाय नॉट इन्वेस्टिंग फंड इन कैपिटल कॉस्ट, तो लीज चार्जेस आर परमिटेड टू एन अकाउंट एज इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। किस तरीके से शो किए जाएंगे? देखो, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? देखो, बेसिकली लीज फाइनेंसिंग में क्या होता है, एक कंपनी है मान लीजिए, ठीक है। कंपनी कौन है? एबीसी। अब कंपनी को एक मशीनरी चाहिए जो वो यूज करेगी सिर्फ 2 साल के लिए, और जिसकी कॉस्ट पड़ रही है 50 लाख। तो कंपनी को लग रहा है कि 50 लाख स्पेंड करना, वो भी 2 ईयर्स के लिए, काफी खर्चा हो जाएगा। तो इस तरीके से वो इस खर्चे को ना करके कुछ और ऑप्शन देख ले कि कोई और अल्टरनेट अवेलेबल है। तो यहाँ पे बैंक पिक्चर में आता है। बैंक बोलता है कि ठीक है, मैं आपको ये मशीन ना लीज पे दे देता हूँ, यानी कि रेंट पे दे देता हूँ, आप मुझे मंथली रेंट पे करो इस मशीन के बदले। ठीक है, तो 2 साल के लिए यूज करो। लीज एग्रीमेंट दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है। तो अब क्या है? एबीसी कंपनी क्या है? रेंट देगी। अब ओनरशिप नहीं है एबीसी कंपनी की इस मशीन के ऊपर, बट ये हो गया कि उन्होंने रेंट दे के उसको यूज भी कर लिया। राइट, तो दोनों को बेनिफिट मिल गया। बैंक को रेंट मिल गया, एबीसी कंपनी को क्या है? काम भी बन गया उनका, और पैसा भी नहीं स्पेंड करना पड़ा। तो ये बोला गया है कि जो लीज चार्जेस हैं, ये परमिट किए गए अकाउंट में किस तरीके से दिखाए जाएंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, डेप्रिसिएशन नो, क्योंकि मशीन तो परचेज ही नहीं की। रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, या प्रॉफिट। देखो, कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है? अगर आपने वो मशीन खरीद ली होती तो आपका खर्चा होता ना, वो कैपिटल एक्सपेंस होता, लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर लेते। प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, तो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो व्हाट इज द राइट आंसर? रेवेन्यू एक्सपेंस। वाई? बिकॉज जो आप रेंट वगैरह, सैलरी वगैरह ये पे करते हो ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उसी में कंसीडर किया जाता है जो आप रेंट पे कर रहे हो इस मशीन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द कस्टमर एक्ट एज अ बेलर एंड बैंक एज अ बेली? ठीक है, तो जब कस्टमर डिपॉजिट कराता है मनी सेविंग अकाउंट में एट द बैंक, नो, बिकॉज जब कस्टमर डिपॉजिट करा रहा है पैसा सेविंग अकाउंट में, तो कस्टमर क्या है? क्रेडिटर है, और बैंक क्या है? डेटर है। कस्टमर स्टोर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट इन द सेफ डिपॉजिट बॉक्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक, या कस्टमर रिसीव अ लोन फ्रॉम द बैंक एग्रीइंग टू रीपे द लोन अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट, या व्हेन द कस्टमर ओपन अ चेकिंग अकाउंट विद द बैंक एंड विड्रॉ मनी एट विल। तो इन तीनों में से क्या सही ऑप्शन है? देखो, बेलर और बेली का मतलब क्या होता है? कि रिलेशनशिप क्रिएट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर, जहां पे मान लीजिए आप आउट ऑफ टाउन जा रहे हो थोड़े टाइम के लिए, है ना। आपने क्या किया? बैंक के पास अपने गुड्स वगैरह संभालने को दे दी कुछ टाइम के लिए, तो वो रिलेशनशिप क्रिएट हो गया बेलर और बेली का। ठीक है,
तो कस्टमर होता है बेलर, बैंक होता है बेली, कि बैंक संभाल के रख रहा है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसने संभाल के रखनी है वो चीजें जब तक आप उसको दे के गए हो। तो कस्टमर ने लोन रिसीव किया बैंक से, तो रीपेमेंट करनी है लोन अमाउंट की इंस्टॉलमेंट में, तो वो क्या हो गया, कस्टमर डेटर है ना यहाँ पे और बैंक क्रेडिटर है। चेकिंग अकाउंट एक तरीके का सेविंग अकाउंट ही होता है, तो वो भी सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या लग रहा है हमें, बी। कस्टमर ने स्टोर की वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट सेफ डिपॉजिट बॉक्स में प्रोवाइडेड बाय द बैंक, राइट। चलिए, मिस्टर शर्मा ने परचेज किया है डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹50,000 फ्रॉम XYZ बैंक इन फेवर ऑफ हिज सप्लायर। बिफोर द सप्लायर कुड प्रेजेंट इट, बैंक वेंट इनटू लिक्विडेशन। तो जो आपका बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है रिगार्डिंग डीडी अमाउंट, वो क्या है यहाँ पे, ये पूछा गया है। देखो, जब मिस्टर शर्मा ने डिमांड ड्राफ्ट परचेज किया 50,000 का XYZ बैंक से, तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा ने पैसे दे दिए बैंक को 50,000 और डीडी बनवा लिया। अब पेमेंट किसको जानी है, सप्लाई, सप्लायर को पेमेंट जानी है। अब सप्लायर को पेमेंट कर पाते उससे पहले बैंक क्या हो गया, लिक्विडेशन में चला गया। तो कैसा रिलेशनशिप क्रिएट होता है रिगार्डिंग द डीडी अमाउंट। देखो, बैंक को जो ये डीडी अमाउंट है जो संभाल के रखना है, मतलब यहाँ पे, और बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ ट्रस्टी कि वो क्या कर रहा है, सप्लायर को पेमेंट करेगा। यहाँ पे बैंक का कंट्रोल नहीं है इस अमाउंट पे, ठीक है। तो डेटर और क्रेडिटर का तो था ही नहीं, वो हमने डिस्कस कर लिया। प्रिंसिपल और एजेंट का तब होता है जब आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी होती है कि वो चेक वगैरह की पेमेंट कर दे, बिल्स वगैरह पे कर दे। तो यहाँ पे ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। बेलर और बेली का तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे आपने कुछ संभालने के लिए नहीं दिया बैंक को, यहाँ पे आपने बैंक जो है एज अ ट्रस्टी एक्ट कर रहा है कि डीडी बनवाया है, डीडी की आप पेमेंट कर रहे हो ना सप्लायर को, वो बनवाया है और इंस्ट्रक्शंस दी थी कि बैंक वो संभाल के रखेगा और बेनिफिशियरी को पेमेंट करनी थी। तो बेनिफिशियरी यहाँ पे कौन था, सप्लायर, ठीक है। तो रिलेशनशिप कैसा क्रिएट हुआ, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1, बैंक कलेक्ट करता है चेक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर तो इट एक्ट एज एन एजेंट। स्टेटमेंट 2, जब कस्टमर प्लेज करता है गुड्स टू सिक्योर अ लोन द बैंक बिकम अ पॉनी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ट्रू। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, या स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, या बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। देखो, बैंक जब कलेक्ट करता है ना चेक ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर तो इट एक्ट एज एन एजेंट, बिल्कुल सही है। कस्टमर क्या हो गया, प्रिंसिपल, बैंक क्या हो जाता है, एजेंट। तो चेक कलेक्ट करना, बिल्स पे करने ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर को, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना, तो बैंक वो एजेंट की कैपेसिटी में वहां पे काम कर रहा होता है। और जब कस्टमर प्लेज करता है गुड्स टू सिक्योर अ लोन, गुड्स गोल्ड वगैरह अपना प्लेज कर रहा है मान लीजिए, तो बैंक बिकम अ पॉनी। तो व्हाट इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट ही सही है। अब रोहन है एक पर्सन, उसने एक्सप्लिसिट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी है बैंक को कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दो फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ टू हिज मदर अकाउंट। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए बैंक किस तरीके से एक्ट करेगा एज रोहन, ट्रस्टी, डेटर, एजेंट या बेली। रोहन ने इंस्ट्रक्शंस दी है कि ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करना है फिक्स अमाउंट एवरी मंथ टू हिज मदर अकाउंट, तो ट्रस्टी तो नहीं हुआ ना, है ना, ट्रस्टी तो नहीं हुआ, डेटर भी नहीं हुआ। इंस्ट्रक्शंस दिए कि बैंक ने ट्रांसफर करना है उसके मदर के अकाउंट में हर महीने, तो बेली भी नहीं हुआ, कोई चीज संभालने के लिए तो दी ही नहीं। तो क्या रिलेशनशिप क्रिएट होता है, एजेंट का। बैंक एक्ट करेगा एज एन एजेंट और रोहन एक्ट करेगा एज एन प्रिंसिपल। रोहन ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मेरे अकाउंट से ट्रांसफर कर दो, अगर रोहन ये भी बोलता कि बिल्स वगैरह पे कर दो, चेक लगा दो या इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दो, तो भी यहाँ पे एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप क्रिएट होता, राइट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द बैंक, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड। व्हाट इज द राइट आंसर हियर, कौन सा थर्ड पार्टी प्रोडक्ट नहीं है जो बैंक के द्वारा ऑफर किया जाता है। डीमैट अकाउंट तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिकली आप क्या परचेज कर रहे हो शेयर्स वगैरह। ट्रेडिंग अकाउंट भी थर्ड पार्टी है, बैंक का अपना कोर प्रोडक्ट तो है ही नहीं। म्यूचुअल फंड्स भी क्या है, थर्ड पार्टी, इसमें बैंक क्या करते हैं, कमीशन कमाते हैं। तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट कौन नहीं है, फिक्स्ड डिपॉजिट। वाई, बिकॉज इट्स अ कोर बैंकिंग प्रोडक्ट, ठीक है, बैंक का अपना कोर प्रोडक्ट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसे केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब मिस्टर शर्मा ने परचेज किया है डिमांड ड्राफ्ट 50,000 का XYZ बैंक से इन फेवर ऑफ सप्लायर। तो ड्राफ्ट लॉस्ट हो गया मेल में। मिस्टर शर्मा ने अप्रोच किया बैंक को, एग्जीक्यूट अ कंप्रेहेंसिव इंडेमनिटी बॉन्ड और रिसीव किया डुप्लीकेट ड्राफ्ट, ठीक है। अब सप्लायर हाउएवर लेटर फाउंड कि ओरिजिनल ड्राफ्ट जो है उसको इनकैश करवा लिया गया है और डुप्लीकेट ड्राफ्ट वाज आल्सो प्रेजेंटेड एंड पेड बाय द बैंक। तो इस सिनारियो में फ्रॉम हुम
डज द बैंक हैव अ लीगल राइट टू रिकवर द अमाउंट ऑफ द रॉन्गफुली एंड कैश डुप्लीकेट ड्राफ्ट। देखो, अब रिलेशनशिप क्रिएट होता है इंडेमनीफाइड और इंडेमनीफायर का। अगर मान लीजिए कोई डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट या फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स वगैरह भी गुम हो जाती है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बैंक क्या बोलता है कस्टमर को जिसने वो डीडी बनाया था या फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट बनाई थी कि तुम क्या करो, इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करो कि जिसमें तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी इस अमाउंट की। अगर कल को कोई ओरिजिनल रिसीट लेके आ भी जाता है तो बैंक यहाँ पे लाइबल नहीं होगा उस अमाउंट को पे करने के लिए। तो इस सिनारियो में क्या हो रहा है, पूछा गया है कि बैंक हैव अ लीगल राइट टू रिकवर द अमाउंट ऑफ रॉन्गफुली एंड कैश डुप्लीकेट ड्राफ्ट। किससे रिकवर करेगा बैंक? सप्लायर से? नो वन। मिस्टर शर्मा एज एन इंडेमनीफायर हु प्रॉमिस टू कंपनसेट द बैंक फॉर एनी सच लॉस, या पेइंग बैंक ऑफिशियल? तो यहाँ पे ऑब्वियसली मिस्टर शर्मा से ही किया जाएगा क्योंकि वो एज एन इंडेमनीफायर यहाँ पे एक्ट कर रहा है। उन्होंने एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन किया था और बोला था कि इन केस अगर कोई ओरिजिनल डीडी लेके आ जाएगा ना, उसकी पेमेंट कर लेगा किसी दूसरे बैंक ब्रांच से, तो फिर वो पेमेंट वो लायबल होंगे उस चीज के लिए, बैंक नहीं होगा और ना ही यहाँ पे क्या है, सप्लायर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मिस्टर शर्मा बिल एज एन इंडेमनीफायर जो प्रॉमिस करते हैं कंपनसेट द बैंक फॉर एनी सच लॉस। तो ये रिलेशनशिप क्रिएट होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड का। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है अबाउट द बैंकिंग सर्विसेज कि बैंक एक्ट एज एन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स। NEFT and RTGS are considered redundant due to adoption of core banking technology. A third party product are an additional source of revenue for the bank. तो which of the verb statement is correct? देखो, बैंक एक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट फॉर गवर्नमेंट स्कीम, बिल्कुल सही। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, डीबीटी है आपकी, जनधन योजना अकाउंट के तहत पैसे डिपॉजिट कराने हैं, आपके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, आपकी अटल पेंशन योजना है, तो ये बैंक के थ्रू ही पैसा डिपॉजिट हो रहा है ना बेनिफिशियरी के अकाउंट में, लोगों तक पहुंच रहा है। अब ये दूसरा ऑप्शन क्या है कि नेफ्ट और आरटीजीएस को रिडंडेंट कंसीडर कर दिया गया कि अब वो किसी काम की नहीं है। क्यों? बिकॉज कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी आ गई। इज इट सो? अब जो सीबीएस आया है या कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसका क्या है, उससे नेफ्ट और आरटीजीएस थोड़ी होगी यूजलेस, वो तो अभी भी यूज होते हैं। वी आर यूजिंग नेफ्ट और आरटीजीएस, हम पेमेंट कर पाते हैं फास्ट वे में। तो ये ऑप्शन गलत है हमारा सेकंड। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट आर एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द बैंक। यस, जो हम डीमेट अकाउंट वगैरह आपके और इंश्योरेंस वगैरह म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो बैंक सेल करते हैं ना, उनसे बैंक को क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, कमीशन अर्न करते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी सही हुआ। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? 1 and 3 ओनली, जबकि सेकंड आपका गलत है। राइट, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट जेन टेक लिमिटेड इज प्लानिंग इट्स फर्स्ट पब्लिक ऑफरिंग टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। अब इनकी मैनेजमेंट जो है हाईली स्किल्ड इन टेक्नोलॉजी बट हैज नो एक्सपीरियंस विद कैपिटल मार्केट। एक कंपनी है, अभी अपनी फर्स्ट पब्लिक ऑफरिंग करना चाहती है, कैपिटल रेज करनी है एक्सपेंशन के लिए। मैनेजमेंट हाईली स्किल्ड है टेक्नोलॉजी में, पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको कैपिटल मार्केट का कि किस तरीके से वो शेयर्स में या आईपीओ पे ऑफरिंग करें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्राइमरी रोल ऑफ द मर्चेंट बैंकर दे अपॉइंट। क्या करेगा मर्चेंट बैंक अब इनके लिए? एक्ट एज अ लीड सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर देयर न्यू प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइड करेगा गारंटेड लोन फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट, या फैसिलिटेट करेगा एंटायर प्रोसेस ऑफ आईपीओ फ्रॉम रेगुलेटरी अप्रूवल टू लाइसेंसिंग विद ब्रोकर एंड रजिस्ट्रार, या टू मैनेज द कंपनीज पेरोल एंड एचआर फंक्शन ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड। एक तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। देखो, एचआर और पेरोल तो कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट का काम है ना, इंटरनल डिपार्टमेंट का काम है। इसमें मर्चेंट बैंक की तो कोई खास रोल ही नहीं है। और लीड सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर देयर न्यू प्रोजेक्ट्स, ये तो कहीं से भी नहीं समझ आ रहा कि वो मर्चेंट बैंकर का काम होगा। गारंटेड लोन, नहीं, ये तो बैंक का काम होगा। मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम आपने शेयर मार्केट में आईपीओ करना है, ठीक है, इनके लिए उस प्रोसेस से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके सेबी का अप्रूवल लेने तक पूरी प्रोसेस को ये देखते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सी है, यानी कि टू फैसिलिटेट द एंटायर प्रोसेस ऑफ आईपीओ फ्रॉम रेगुलेटरी अप्रूवल टू लाइसेंसिंग विद ब्रोकर एंड रजिस्ट्रार्स। तो इसी के साथ हमारी आज के ये जो है 10 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको पता चला होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। तो इट कुड एड वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। तो अगर आप चाहते हो ना इस चैप्टर की डिटेल प्रिपरेशन करना,
कि सो दैट कि आपको एक वीडियो मिल जाए जिससे आप जो अच्छे से पढ़ पाएँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको संकल्प सीरीज़ का बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की वीडियो मिल जाएगी। आप उसको देख लीजिए और वहाँ पे आपको डिटेल में इन सारे रोल्स के बारे में पता चल जाएगा, जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के बीच में होते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। तो आप उस वीडियो से अपनी प्रिपरेशन को ना और ज़्यादा ईज़ी कर सकते हो। और और अगर आप कोर्स एक्सेस करना चाहते हो ना, बिकॉज़ इट्स अ हाई टाइम, बहुत कम टाइम रह गया आपकी प्रिपरेशन में जैब की, तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, कोर्सेज़ पे क्लिक करना है। कोर्सेज़ में जैसे क्लिक करोगे ना, तो जैब कोर्सेज़ को जब आप एक्सेस करते हो, तो स्क्रॉल डाउन करना है आपने नीचे जाके, और यहाँ पे कॉम्बो में आप देखोगे कंप्लीट मास्टर कोर्स। कंप्लीट मास्टर कोर्स में 4 सब्जेक्ट्स के आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट मिलते हैं 4 सब्जेक्ट्स के, और इस पे मिलेगा आपको फ्लैट 80% ऑफ। तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है जैब 80 टू गेट दिस फ्लैट 80% ऑफ। अगर आप चाहते हो कि आपको सिंगल सिंगल, है ना, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी, जैसे आईएएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको कूपन कोड, सेम कूपन कोड यूज़ करना है जैब 80 टू गेट दिस फ्लैट 80% ऑफ। और बाकी डिटेल चाहिए ना इन मास्टर कोर्स के रिगार्डिंग, तो नो मोर में आप जा सकते हो। और हमारी जैब नवंबर की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, और इसके लिए कूपन कोड थोड़ा सा अलग है, टेस्ट 80। टेस्ट 80 यूज कीजिएगा टू गेट दिस 80% ऑफ, और अपनी प्रिपरेशन को आसान बनाइए, बिकॉज कोर्स में आपको सब कुछ अपडेटेड वे में मिलता है, राइट। जो भी अपडेटेड होगा एज पर द नीड ऑफ द एग्जाम, वही आपको कोर्स में मिलेगा। अननेसेसरली कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। तो इसी के साथ अगर कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, और यहाँ से डायरेक्टली वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।